हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9 है। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो वायुमंडल से संबंधित जो इंसोलेशन है, कहने का मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम जो ऊष्मा का संतुलन है यानी जो हीट बजट है पृथ्वी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम जो टेम्परेचर का जो पैटर्न है वर्ल्ड लेवल पर, जो कॉन्टिनेंट और ओशियन में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो छोटा सा पोर्शन बचा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहला है पृथ्वी का उष्मा बजट। अब उष्मा बजट का मतलब क्या है, जैसे हमारा बजट होता है इकोनॉमी के लिए, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, वैसा का वैसा पृथ्वी के एनर्जी के संबंध में भी है कि कितनी सोलर रेडिएशन प्राप्त हुई, उसके बाद में कितनी सोलर रेडिएशन वापस पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तरफ गई। यानी जो एक बात हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी कि जो पृथ्वी की सतह पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है, जो वापस पार्थिव विकिरण जाती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। ठीक है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखा तो यदि एक बार उसको जरूर गो थ्रू कीजिए। और उससे पहले भी यदि अभी हम नोवा चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, तो यदि आपने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस नहीं किया है और डायरेक्ट इस चैप्टर को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। एक बार उन दो सेशन को भी जरूर गो थ्रू कीजिए। ठीक है, और मेक श्योर कि यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उसको भी जरूर कीजिए। इतने ईजी वे में डायग्राम के साथ में आपको एनसीईआरटी का प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में इस एनसीईआरटी की बुक को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि जो पृथ्वी का उष्मा बजट है यानी जो हीट बजट है पृथ्वी का, वो क्या है। पृथ्वी के उष्मा बजट को दर्शाया गया है जैसे यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, एक बार डायग्राम पढ़ने के बाद में डायग्राम समझ में आएगा, पहले नहीं आएगा। ठीक है, पृथ्वी उष्मा उष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है, यानी न तो इकट्ठा करती है एनर्जी सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, और न ही बर्न करती है। तो ये क्या करती है कि अपने तापमान को स्थिर रखती है। ये स्थिर कैसे रखती है, ये ऐसे तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा, सूर्य ताप के रूप में प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में उष्मा का जो संचारित उष्मा बराबर हो, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और जो पार्थिव विकिरण है उनका जो लेवल है वो बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म होगी न ज़्यादा ठंडी होगी, अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखेगी। अब मान लें कि यदि हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से माने कि जो ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप है वो 100% है, यानी 100% को इकाई में मान लेते हैं कि 100 इकाई है, 100 यूनिट है। तो वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा के कुछ अंश परिवर्तित हो जाते हैं, परिकिरणित हो जाते हैं और अवशोषित हो जाते हैं। परिवर्तित का मतलब है कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। परिकीर्णन का मतलब है कि बंट जाती है, अनेक डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मतलब जैसे किसी जो औषधि चट्टान है उसको किसी बड़े ग्रेनाइट पर मारते हैं तो वो बिखर जाती है ना, वैसे ही इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके हाल होते हैं जब वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है वायुमंडल में तब। और अवशोषित का मतलब है कि कोई जैसे जल वाष्प है, यानी जो इवोपोरेशन है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, उसको इंसोलेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, यानी परावर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण के बाद में जो पोर्शन रहता है वो पृथ्वी की सतह पर आता है। 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी की धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 100 में से 35 इकाइयां परावर्तित हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से 21 जो 27 यूनिट है वो बादलों के ऊपरी छोर से, तथा 2 इकाइयां है जो पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि 35 इकाइयां तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। 27 इकाइयां बादलों से, और 2 इकाइयां हैं जो हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं उनसे परावर्तित हो जाती है, लौट कर जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी का एल्बिडो है वो ये है, यानी पृथ्वी का एल्बिडो का सिंपल मतलब है पवनों का, सॉरी, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका वापस रिफ्लेक्शन हो जाना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ का दिखाया है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि जो पृथ्वी की सतह पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, जैसे हमने 100% माना था। 100% में से यहाँ पे बादलों से, ये बादल है, बादलों से 27 यूनिट वापस रिफ्लेक्ट हो गई, अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो गई। और 2% है जो हिमाच्छादित जो क्षेत्र है, पृथ्वी की सतह पर कोई ग्लेशियर है उसकी वजह से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये टोटल यूनिट है वो परावर्तित हो गई। और ये टोटल यूनिट ये कितनी है, 27 और 2 टोटल कितनी हो गई, 29 हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बार वेट कीजिए। ठीक है, 29 ये हो गई। उसके बाद में प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित हो जाती है। अब यहाँ पे जो 6 यूनिट और है उसका यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो 6 यूनिट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 35 पढ़ी थी, 35 में से 27 तो हमने क्या किया था,
27 का अभी बोला हमने कि ये बादलों द्वारा परिवर्तित हो जाती है। 2 यूनिट है जो हिमाच्छादित जो होते हैं उनके द्वारा हो जाती है। और जो 6 यूनिट बचती है वो क्या होती है, वो जो दूसरे जो वायुमंडल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ये अंतरिक्ष में परिकिरणित हो जाती है। ठीक है, परिकिरणित विकिरण है वो 6% है। तो 27 और 2 कितने हो गए, 29, और 29 और 6 कितने हो गए, 35 हो गए टोटल। ठीक है, तो ये टोटल 35 जो यूनिट है उनका यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 35 को यदि 100 में से माइनस कर दें तो पीछे 65 बचेगी। अब 65 का बोल रहा है कि 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल पर। 65 में से 14 तो कहाँ पे जाती है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। उसी प्रकार से पीछे कितनी बचती है, पीछे बचती है 51। 51 कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पर आती है। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 पुनः पार्थिव विकिरणों के रूप में लौट जाती है। यानी 14 यूनिट का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी की सतह पर पहुंची नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में है अभी। ठीक है, उनको या तो बादल अवशोषित जो डस्ट पार्टिकल है वो परिकिरणित कर देंगे, या अवशोषित कर देंगे, परावर्तित कर देंगे, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम जो 51 यूनिट बची है उनको देखते हैं। इनका क्या होता है कि पार्थिव विकिरण होते हैं, उनकी वजह से ये वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है पृथ्वी द्वारा। उनमें से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। देखिए यहाँ पर हम साथ में अभी पढ़ेंगे, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आती है शॉर्ट वेवलेंथ में, और जो दीर्घ तरंगे यानी जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो वापस पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जाती है। ठीक है, तो उनको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तो जो 17 यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस का मतलब है पृथ्वी की सतह से वापस बाहर जा रही है, टकरा के अंतरिक्ष में जा रही है। तो 17 जो यूनिट है वो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरणित हो रही है। उसी प्रकार जो 34 यूनिट्स है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। 6 जो इकाइयां हैं वो स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए, और 19 इकाइयां संगनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। अब जो हमने 51 में से कितनी, 17 तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। ठीक है, पीछे कितनी बचती है, 34। ठीक है, यहाँ पे मैंने 134 कर दिया, एक मिनट, 34 बचती है। अब 34 जो यूनिट होती है, 34 यूनिट में से 6 यूनिट क्या होती है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है भाई साहब, 6 यूनिट के बाद में जो 9 यूनिट बचती है वो क्या होती है, संवहन द्वारा। संवहन का मतलब जो संवहनीय धाराएं होती है ना, उनकी वजह से वो वापस वायुमंडल में लौट जाती है। ठीक है, तो 9 और 6 कितने हो गए, ठीक है, 9 और 6 लगभग आपके 15 हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो 19 जो यूनिट बचती है वो संगणन की गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी कितनी हो गई, लगभग आपकी 34 हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये है 34 का बजट। ठीक है, 51 का, 17 और 34। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसी प्रकार से नेक्स्ट है वायुमंडल द्वारा 48 यूनिट का अवशोषण होता है, जिसमें से 14 इकाइयां सूर्य ताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण होती है। यानी वायुमंडल जो अवशोषण करता है उसमें से 14 यूनिट तो क्या होती है, सूर्य ताप की, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, वायुमंडल देखिए यहाँ पे 14%। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसमें से 100 में से 14 तो ये वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में ये 34, 17, 27, 2 और 6 ये बाद में होती है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में एनर्जी एंटर करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो 14% उसका वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कि 34 यूनिट है जो पार्थिव विकिरणों द्वारा होती है। अब यहाँ पे 34 कहाँ पे है, ठीक है, 34 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, 34 यहाँ पे 19, 9 और 23। ठीक है, तो नहीं है, 34 नहीं है, 51 नहीं है, एक मिनट, 34 यहाँ पे है। ठीक है, और 34 का 17, 6 और 27, एक बार वापस पढ़ते हैं। 14 यूनिट तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि 48 इकाइयों का अवसान होता है, इनमें से 14 इकाइयां सूर्य ताप की और 34 इकाइयां हैं वो पार्थिव विकिरणों की होती है। और यहाँ पे बोला है कि वायुमंडल द्वारा 48 यूनिट का अवशोषण होता है। ठीक है, अब 48 यूनिट का अवशोषण होता है वायुमंडल द्वारा, तो इसमें से 19 तो संगनन की हो गई, जबकि यहाँ पे संगनन की 19 हो गई। ठीक है, एक मिनट, ये आपकी 19 तो संगनन की हो गई गुप्त ऊष्मा के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में 34 बची है जो पार्थिव विकिरणों के रूप में। ठीक है, तो हाँ ये है 23 और 9। ठीक है, 23 और 9 है, उनमें से 6 तो अंतरिक्ष में चली जाती है, 9 पक्षों और संवहन के रूप में चली जाती है, और 17 हमने पढ़ी थी ना, वो पृथ्वी के अंतरिक्ष की ओर विकिरण कर जाती है।
ठीक है, तो ये बाद में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो 23 और 9 जो बचती है ना, जो पीछे 34 यूनिट बचती है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी वापस पार्थिव विकिरणों के रूप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पृथ्वी से विकिरण के रूप में, जो पृथ्वी से वापस विकिरण जाती है वो पार्थिव विकिरण ही बोलते हैं उनको। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो एनर्जी होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी की सतह से। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, यानी जो वायुमंडल होता है बाद में वो भी नहीं रखता, पृथ्वी की सतह से तो वायुमंडल ले लेता है, वायुमंडल वापस क्या करता है, पृथ्वी की सतह से लेने के बाद में वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां 17, 48, ठीक है, जिनका योग 65 होता है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था ना कि यहाँ पे 35 यूनिट क्या करती है, 100 में से 35 यूनिट धरातल पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज पढ़ी हमने कि भाई साहब 100 में से 35 यूनिट धरातल पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में चली जाती है, तो पीछे कितनी बचती है, 35 के बाद में 65 बचती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई साहब 65 बचती है, 65 में से 14 यूनिट तो वायुमंडल में ही रह जाती है, यहाँ पे पड़ी है ये। ठीक है, अभी इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इनके बाद में 14 वापस निकाल दो, यानी पहले 65 में से 35 निकाली तो पीछे कितनी बची, सॉरी 100 में से 35 निकाली तो पीछे 65 बची, 65 में से 14 निकाल दो तो कितनी बची, 51। ठीक है, 51 में से 51 वो वापस पार्थिव विकिरणों के रूप में लौट जाती है, इनमें से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 17 इकाइयां हैं जो सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती है, ठीक है, बिना कुछ देरी किए। उसके बाद में कितनी बचती है, और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब 51 में से 17 चली गई तो पीछे 34 बचेगी। अब 34 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इनमें से 6 इकाइयां हैं वो वायुमंडल द्वारा स्वयं अवशोषित कर ली जाती है, 9 इकाइयां संवहन द्वारा, और 19 इकाइयां हैं वो संगनन की गुप्त उष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन है बची हुई 35 का। ठीक है, और बाद में जो 48 यूनिट बची है ना, ये पृथ्वी का उष्मा बजट है। ठीक है, तो इसमें से 14 यूनिट तो सूर्य तप के रूप में और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस वायुमंडल में भेज दी जाती है। तो इसी प्रकार से जो 17 और 48 है, इनका टोटल योग कितना है, 65 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम देगा। ठीक है, ये डायग्राम है। अब यहाँ पे अतिरेक लिखा है, यहाँ पे कमी लिखा है दोनों तरफ। यहाँ पे ये सौर विकिरण है। ठीक है, ये क्या है, ये सौर विकिरण है, यानी एक्चुअल में पृथ्वी की सरफेस पर ये लेवल रहता है सौर विकिरण का। उसी प्रकार से जो पार्थिव विकिरण होती है वो ये है। ठीक है, ये पार्थिव विकिरणों का डायग्राम है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे अक्षांश दे रखा है, ये 0 डिग्री है, ये विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें 90 डिग्री के एंगल से पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो 50 डिग्री के उत्तर वाला पोर्शन और इधर 50-40 डिग्री के उत्तर वाला पोर्शन है, दक्षिण वाला पोर्शन है, वो क्या रहता है, दक्षिण उत्तर। ठीक है, और ऊर्जा वोट मीटर स्क्वायर में दी हुई है, यानी आपको जो सोलर रेडिएशन है वो हमने पढ़ा था ना कि 320 वोट विषुवत रेखा पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डायग्राम। यदि हमने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर सूर्य है, जो सूर्य की किरणें इंसोलेशन है वो 320 वोट के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ध्रुवों पर कितना होता है, ठीक है, वो ध्रुवों पर कितना होता है, जैसे यहाँ पे उत्तर और दक्षिण लिखा हुआ, ध्रुवों पर हमने 70 पढ़ा था, यहाँ पे मान लेते हैं ध्रुवों पर 70 वोट पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे 320 वोट पढ़ा था। ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे अतिरेक, यानी जो ये वाला आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, जरूरत कितनी है, 250 वोट की है, लेकिन प्राप्त कितनी हो रही है, 320। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर जो कमी वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअली में प्राप्त तो इतनी होनी चाहिए लेकिन हो इतनी सी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिसिट रीजन है और यहाँ पे ये अतिरेक वाला रीजन है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नेट में पूछ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ सकता है, आरपीएससी में पूछ सकता है, डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देगा, दक्षिण देगा, उत्तर देगा, वोट देगा। ठीक है, और ये 2-3 लाइनें खींच के आपको ये पूछेगा कि कौन से रीजन में अतिरेक है, कौन से रीजन में कमी है। ठीक है, सिंपल बात पूछेगा। ठीक है, यदि ये सेशन आपने किया है और कहीं से और पढ़ा है तो ये चीजें बहुत बेसिक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे अप्लाइड बेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अमी 65 होता है, वापस लौटने वाली ये इकाइयां 65 का संतुलन कर देती है, उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। ये पृथ्वी का उष्मा बजट और उष्मा संतुलन है, यानी हीट बजट और हीट बैलेंस है वो, यही है। यही कारण है कि
उष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर कुल उष्मा बजट में भिन्नता क्यों आती है, यानी जो हमने ये पढ़ा ना, यहाँ पे अतिरेक है और यहाँ पे कमी पाई जाती है, तो इसका मेन कारण क्या है? जैसा कि पहले हमने वही क्या की थी कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी के कुछ भाग में विकिरण संतुलन अतिशेष रहता है, जैसे यहाँ पे अतिरेक है, और कुछ भाग में कमी होती है, यानी सरप्लस होता है, और कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। जैसे हमने डायग्राम देखा था अभी, वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। ये चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण के अवशेष 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास में डेफिसिट कमी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित होती है, फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है, न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह से जमे हुए हैं। यहाँ कहने का मतलब है उच्च अक्षांशों में न तो बिल्कुल जीरो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है और नई मैक्सिमम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे एनी टाइम ये जमे हुए पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट है तापमान। अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बारे में बात करें कि वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अनोन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान तापमान के रूप में माना जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ के स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री को मापा जाता है। यानी एक तो होता है ऊष्मा, क्या होती है? ऊष्मा मूवमेंट करती रहती है, यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक्चुअली में किसी एक पार्टिकल का कितना हीट है, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। अब तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कि भाई साहब, पहला कारक है यहाँ पे उच्च उस स्थान की अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा का मतलब है यदि वो मकर रेखा और कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में होगी, तो यहाँ पे सूर्य की जो एंगल है वो तिरछा कहने का मतलब सूर्य का एंगल कम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कम प्राप्त होगी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब है एल्टीट्यूड, यानी मीन सी लेवल से कितनी हाइट है, समुद्र से उसकी कितनी दूरी है, यानी कॉन्टिनेंटलिटी का जो इम्पैक्ट है वो है या नहीं है। वायु संहति का परिसंचरण। वायु संहति का मतलब जो वायु राशियां हैं, हमने जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, हमने उसमें वायु या राशियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, यानी जो उष्ण और जो आर्द्र धाराएं होती है और जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती है उनकी उपस्थिति। ठीक है, उसी प्रकार से जो स्थानीय कारक होते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे अक्षांश का क्या रोल है कि किसी भी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है, यानी जो इंसोलेशन प्राप्त है उस पर निर्भर करता है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। हम पढ़ रहे थे ना कि कर्क रेखा पर 90 डिग्री बना रही है, 60 डिग्री, जो 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहां पर 47 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, विषुवत वर्त पर 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। विषुवत वर्त नहीं, सॉरी, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, तो इसकी वजह से भिन्नता रहती है। उसके बाद में एल्टीट्यूड यानी उत्तुंगता। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होते हैं। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों के स्थानों पर तापमान कम होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊंचाई वाले पोर्शन में बर्फ जमी रहती है। ठीक है, इस वजह से इसका कारण ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है, याद रखना। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ में घटता है। ठीक है, उत्तुंगता के बढ़ने के साथ में तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था 165 मीटर हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब यहाँ पे यदि हम 1 किलोमीटर की बात करें तो ये कितना होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, भूल मत जाना। नेक्स्ट है समुद्र से दूरी, यानी जो मेन सी है उससे कितनी दूरी है। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वो समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे गर्म होते हैं और धीरे ठंडे होते हैं। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता पाई जाती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में समुद्र एवं इसलिए समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीका है, अफ्रीका का सेंट्रल एरिया यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो महासागरीय, फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये देखते हैं कि जो महासागरीय भाग है वो देरी से गर्म होते हैं और देरी से ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैंड पार्ट है वहां पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है मटेरियल की।
वहीं पर जलीय भाग है, वहां पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो लगभग 200 मीटर की गहराई तक जाती है। तो एक तो 200 किलोमीटर की गहराई तक जाता है, और एक जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो लैंड पार्ट पर लगभग मान ले मुश्किल से 1 मीटर गहराई तक जाता है। तो 1 मीटर तक गहराई जाने में और आने में कम टाइम लगेगा, इसलिए जो लैंड पार्ट होते हैं वो वाटर बॉडी की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सिचुएशन पाई जाती है। नेक्स्ट है वायु संहति और महासागरीय धाराएं। स्थलीय व समुद्री समीरों की सतह सॉरी एक मिनट, क्या कंफ्यूज हो गए पूरे। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं इसको। वायु संहति और महासागरीय धाराएं। अब वायु संहति क्या होती है, एयर मास होती है, नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। और महासागरीय धाराएं स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, जो स्थलीय और समुद्री समीर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पश्चिमी और पूर्वी तटरेखा है भारत की, तो यहाँ पे क्या है, सुबह के टाइम में यहाँ से स्थलीय समीर चलते हैं, यानी पौने स्थल से जल की तरफ जाती है। ठीक है, और वहाँ पर दिन के टाइम में क्या होता है, पौने जल से स्थल की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि सुबह के टाइम में लैंड पर हाई प्रेशर रहता है और वाटर पर लो प्रेशर रहता है, तो पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। वहीं पर दिन के टाइम में लैंड पार्ट है, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो वाटर बॉडी है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से कोषण वायु संहतियां यानी जो वार्म एयर मास होती है को प्रभावित होने वाले स्थानों को तापमान अधिक, और शीत वायु राशि कोल्ड एयर मास से प्रभावित क्षेत्र है वहां पे तापमान कम होता है। अब यहाँ पे वर्ड से ही पता चलता है, जो वार्म एयर मास होगी वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहेगा, कोल्ड एयर मास है वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी लो रहेगा। ठीक है, सिंपल बात है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्री तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान हमेशा अधिक रहता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बह रही है, हम नेक्स्ट जो महासागरीय पोर्शन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर जो 5वीं यूनिट है उसको पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, इस यूएसए के पूर्वी क्षेत्र में टेम्परेचर को बढ़ा देती है। वहीं पर यहाँ पे कैनरी धारा है जो अफ्रीकन कोस्ट के पश्चिम में बहती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये क्या करती है, इस वाले पोर्शन में टेम्परेचर को गिरा देती है। ठीक है, जैसे मोरक्को है और जो ये माली कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से जैसी महासागरीय धाराएं होगी वैसी तापमान में भिन्नता आएगी। नेक्स्ट है तापमान का वितरण। अब ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व तापमान के वितरण को जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाएं यानी जो आइसोबार लाइंस होती हैं, ठीक है, उनसे दर्शाया जाता है, मदद की दर्शाया जाता है। वे रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे 9.4 ए और ब में दर्शाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 10 डिग्री है, यहाँ पर भी 10 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जहाँ पे 10 डिग्री की सेल्सियस का टेम्परेचर है वहां पे इसको मिलाती चलेगी। जुलाई और जनवरी तथा जुलाई के महीने में धरातल में होने वाले धरातल वायु के तापमान में वितरण को दर्शाती है। यानी ये जुलाई और जनवरी के तापमान की जो वेरिएबिलिटी है उसको दर्शाती है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति के संचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। यानी जनवरी में क्या होता है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जो आइसोबार होती है वो पास पास में चलती है, मतलब सिमिलर चलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनवरी की बात कर रहे हैं, तो ये डायग्राम है। ठीक है, तो एक बार लिखा क्या है वापस पढ़ते हैं। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति के विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। अब यहाँ पे जनवरी वाला जो डायग्राम है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत सिमिलर चलती है। ठीक है, तो ये आपका जनवरी वाला जो आइसोबार लाइन है वो ये है। ठीक है, कहने का मतलब विश्वोत्तरेखा से थोड़ा ऊपर, कर्क रेखा के आसपास ये 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री, 6 डिग्री, -12, -25 ऐसे ये चलती है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में इसलिए भाग अधिक है, इसलिए भूसंहतियां समुद्री धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट होता है। ठीक है, अब ये आपका कॉमन फैक्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा लैंड पार्ट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये विश्वोत्तरेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में आप जो लैंड पार्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल ही नहीं, एक ये है, एक ये और ये की है। ठीक है, तो थोड़ा सा पोर्शन है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है कि जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित होती है। यानी जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर की ओर
और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित होती है। ठीक है, जनवरी कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे बात बोली थी कि महासागरों में उत्तर की तरफ, एक मिनट वापस देखते हैं इसको, कंफ्यूजन वाले ज्यादा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर की और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित होती है। महाद्वीप होते हैं तो दक्षिण में आ जाती है और महासागरों में उत्तर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ठीक है, तो ये महासागर में तो उत्तर की तरफ खिसक जाती है और महाद्वीपों पे दक्षिण की तरफ आ जाती है। वापस महासागर आते ही ये उत्तर की तरफ चलने लग जाती है। ठीक है, तो ये इनकी वेरिएबिलिटी होती है, तो इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कोस्टल महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म हो जाता है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम होता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, एकदम सिंपल बात है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जाती है। ठीक है, ठीक है, उस वजह से क्या है कि टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री होता है, 10 डिग्री यहाँ तक 10 डिग्री होता है। जैसे ही लैंड पार्ट आता है टेम्परेचर एकदम जल्दी से गिरता है नीचे। ठीक है, तो सिंपल बात है, जनवरी में क्या होता है, समताप रेखाएं महासागरों में तो उत्तर की तरफ बढ़ती है और महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो सिंपल बात है, एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेंगे स्टेटमेंट बेस्ड या असर्टन और रीजन में पूछ लेंगे, अभिकथन और कारण में। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि यह साइबेरिया के मैदान पर ज्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी और 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का मध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का मध्य मासिक तापक्रम विश्वतरेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण कटिबंध में ये 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, यूरेशिया के आंतरिक भागों में -18 से -48 तक दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में बात कर रहा है ये। ठीक है, यूरेशिया वाले में। ठीक है, यहाँ पे -12 -25 ये। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, दो स्टेटमेंट दे देंगे, एक तो ये दे देंगे और दूसरा ये दे देंगे, दक्षिणी और उत्तरी दोलायमान वाला। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम होती है। भिन्नता का मतलब है कि जो, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट है, चीजें ध्यान लगा के सुनना। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं वो अक्षांशों के कंटिन्यूस सापेक्ष चलती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी वेरिएबिलिटी आ जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे समताप रेखाएं अक्षांशों के समानांतर चलती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये कहने का मतलब डिसकंटिन्यूटी रहती है, उत्तर दक्षिण होती रहती है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है, जलीय, जहाँ पे जलीय भाग कंटिन्यू होता है वहां पे समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर चलती है। 20 डिग्री से 10 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी, 45 डिग्री दक्षिणी तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के समानांतर पाई जाती है। ठीक है, तो मेन यही कारण है इनका। जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर चलती है। विश्वत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है इस वाले रीजन में। यहाँ पे हमने ज्यादा ही रेडनेस कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बात कराई है, 30 डिग्री सेल्सियस वाली समताप रेखा की। ठीक है, 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है, यानी 40 डिग्री उत्तरी। ठीक है, यहाँ पे 40, ये 0 डिग्री 23 डिग्री, तो 40 डिग्री यहाँ पे बात कर रहा है और दूसरी यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, जैसा कि चित्र 9.5 जनवरी और जुलाई के बीच तापांतरों को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है इस वाले रीजन। अब यहाँ पे 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का मतलब है यह है कि यहाँ पे जनवरी का टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री है, तो जून का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में गैप है। ठीक है, मध्य तापांतर है। यहाँ पे जो 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, 60 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे जनवरी का तापमान -25 डिग्री चला जाता है और वापस अपने जो जनवरी का तो -25 चला जाता है और जून जुलाई का टेम्परेचर, अब 60 डिग्री का वेरिएशन लेना है तो कितना मान लेते हैं, यहाँ पे 25 की जगह 30 हो जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जनवरी में, और जुलाई में कितना चला जाता है, लगभग +35 डिग्री 30 डिग्री चला जाता है। तो ये टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी है वो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे 20 डिग्री लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भागों में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भागों में जनवरी का टेम्परेचर होता है
10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जुलाई का, अगस्त जून जुलाई का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 10 डिग्री का गैप, 20 डिग्री का गैप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर वेरिएबिलिटी लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार टॉपिक है ये, ठीक है, डायग्राम है। तो एक तो इस वाले पोर्शन को ज़्यादा ध्यान में देना, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी आती है, मध्य तापांतर मतलब तापमान में अंतर आता है, वो साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी रीजन में आता है। उसी प्रकार से सबसे कम कहाँ आता है, सबसे कम विषुवत रेखा पर आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सबसे कम आपका दक्षिणी और जो उत्तरी गोलार्ध है, नहीं, उत्तरी ध्रुव है, वहां पर आता है। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटलिटी का प्रभाव है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान अंतर 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी आती है कॉन्टिनेंटलिटी की इफेक्ट की वजह से आता है। अब नेक्स्ट है आपका तापमान का व्युत्क्रमण। अब आई होप कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस की है समझ में आ गई है आपको। तापमान की जो एक तो प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से वो पढ़ लिए हमने। उसके बाद में जनवरी और जुलाई का जो टेम्परेचर आइसोबार है, ठीक है, जो समताप रेखाएं हैं उनको देख लिया हमने, डिटेल से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और एक चीज जो मैंने बार बार गलत बोली है, ठीक है, आइसोबार और आइसोथर्म, ठीक है, आइसोबार और आइसो थर्म, ठीक है। आइसोबार होती है इक्वल प्रेशर को दर्शाने वाली रेखाएं, ठीक है, और आइसोथर्म होती है इक्वल टेम्परेचर को दर्शाने वाली रेखाएं। यानी एक तो होती है समदाब रेखा और एक होती है समताप रेखा, ठीक है। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मैंने हर बार आइसोबार बोला, ठीक है, जबकि मुझे आइसोथर्म बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये याद रखना, आइसोबार का मतलब होता है समदाब रेखाएं, आइसोथर्म का मतलब होता है समताप रेखाएं। आइसोबार समदाब, आइसोथर्म समताप, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, एंड आप इस चीज को एक बार वापस कोरिलेट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है यहाँ पे तापमान का व्युत्क्रमण। अब सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। अब हमने सौर मंडल पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ में कम होता जाता है। जिससे सामान्य जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो बोलते हैं, कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य तापमान दर उलट हो जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। यानी तापमान घटने की जगह यदि तापमान बढ़ने लग जाए तो इसको बोलेंगे तापमान व्युत्क्रमण, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अक्सर तापमान व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर ये काफी सामान्य घटना है, मतलब जनरल घटना है, ऐसा रेयर नहीं होता है। सर्दियों की महगवीन लंबी रात, शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दिन में तापमान उष्मा रात के समय विकिरणित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा को अधिक ठंडा हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य बात है, ठीक है। तो अब आपको अभिकथन और कारण में क्वेश्चन पूछेगा। अब अभिकथन और कारण में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक तो आपको अभिकथन ये दे देगा कि विषुवत रेखा पर नहीं, ध्रुवों पर तापमान है जो सामान्यतः मतलब विषुवत रेखा पर तापमान सामान्यतः घटता है, जबकि विषुवत रेखा पर तापमान सामान्यतः बढ़ जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर ये तो आपको अभिकथन दे दिया, ठीक है। अभिकथन दिया, क्या दिया, एक बार वापस बोल देता हूँ, ठीक है, कि विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर, मान लेते हैं ध्रुवों पर तापमान घटने की अपेक्षा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब कारण दे दिया, कारण ये दे दिया आपको महगवीन लंबी रात, शांत वायु, ठीक है। तो आपका ये अभिकथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, और कारण है जो अभिकथन की सही व्याख्या करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण। वायुमंडल के निचले स्तर पर स्थिरता को बढ़ा देता है। धुआं और धूल कण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्रित होकर चारों ओर फैल जाते हैं। जैसे वायुमंडल का निम्न स्तर बढ़ जाता है। इसमें सर्दियों में सुबह के समय में घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। यानी जो कोहरा आता है, ठीक है, जो फोग होता है, वो बेसिकली तापमान व्युत्क्रमण के कारण ही होता है। ये व्युत्क्रमण कुछ घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ में समाप्त हो जाता है। यानी सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है 12 बजे के आसपास, मतलब 12 तो ज्यादा हो गया, 9 बजे 10 बजे के आसपास जो कोहरा होता है वो छंट जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि पृथ्वी गर्म होने लग जाती है और फिर पार्थिव विकिरण छोड़ती है पृथ्वी, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो उसकी वजह से वो कोहरा है जो वाष्प में बदल जाता है, इवोपरेट हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वायु अफवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर
उतर ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। ये घाटी की तल में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है, इसे वायु अपवाह कहते हैं। ठीक है, ये पाले से पौधे की रक्षा करती है, यानी जो पाला पड़ता है उससे पौधों की रक्षा करती है। तो ये था तापमान का व्युत्क्रमण। सिंपल वर्ड है कि तापमान घटने की जगह यदि बढ़ना शुरू हो जाए तो तापमान व्युत्क्रमण बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर हो गई होगी आई होप। नेक्स्ट है प्लेग का नियम। ये बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसका तरंगदैर्ध्य उतना ही लघु होगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य है, सूर्य से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, तो उसकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसकी जो वेव होती है वो लो वेव होती है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये सूर्य इतना गर्म है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा विकिरणित ऊर्जा विकिरणित होती है। और इसकी वजह से जिस बॉडी का मास ज़्यादा है और गर्म ज़्यादा है उससे ज़्यादा रेडिएशन विकिरण होगी, और ज़्यादा रेडिएशन विकिरण होने के साथ में ही रेडिएशन लॉन्ग वेव की जगह शॉर्ट वेव में होगी। ठीक है, उसी प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, सतह से टकराती है। जैसे ही पृथ्वी से वापस जो एनर्जी है वो निकलती है, ऊर्जा विकिरणित होती है, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में होती है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे शॉर्ट वेव बोल दिया। यानी जो सूर्य से रेडिएशन आती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन में, शॉर्ट वेव रेडिएशन में आती है। वहीं पर पृथ्वी से जो रेडिएशन जाती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में जाती है, क्योंकि पृथ्वी एक तो बड़ी है, ठंडी है, ज़्यादा विकिरणित ऊर्जा को विकिरणित नहीं करती है, तो इस वजह से ये लॉन्ग वेव में रहती है। ठीक है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो याद रखना हमेशा शॉर्ट वेव होती है, एज कम्पेयर टू जो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट उष्मा कहलाती है। यानी 1 ग्राम की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचाना है किसी 1 ग्राम मटेरियल का, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम विशिष्ट उष्मा ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट उष्मा ऊर्जा कहलाती है वो। विशिष्ट उष्मा या उष्मा ऊर्जा कुछ भी बोल दो, सेम ही है। ठीक है, तो वो कहलाती है। ठीक है, तो ये प्लेग का नियम है। ठीक है, एक तो ये याद रखना कि आपको ये टर्म दे देगा कि कोई जैसे सूर्य से आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव में होती है और ज़्यादा मात्रा में इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है। ठीक है, तो किस नियम के अनुसार ये बात कर रहा है? ठीक है, प्लेग के नियम के अनुसार, ग्रेविटेस गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, केपलर के नियम के अनुसार, तो आपको 3-4 नियम दे देगा और आपको पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना प्लेग के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 9 था, इसको हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। पहले हमने सौर विकिरण के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से हमने पृथ्वी का हीट बजट उसको डिस्कस किया, और फिर तापमान को यानी जुलाई और जनवरी का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल पर उसको डिस्कस किया कम्प्लीटली। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो ये अप्लाइड पोर्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन होता है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है। यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है आपका। ठीक है, नेट जेआरएफ का। उसी प्रकार से जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका फर्स्ट ग्रेड का होता है, सेकंड ग्रेड का होता है, थर्ड ग्रेड का होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है जियोग्राफी का। ठीक है, तो इन सभी के लिए, और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, विशेषकर वहाँ तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइनें पूछते हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल हमने अभिकथन और कारण के बारे में बात की थी ना, कि महासागरों में ये नॉर्थवर्ड मूव करती है समताप रेखाएं, और सॉरी समताप रेखाएं, और ये महासागरों पर, महाद्वीपों पर वापस दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एनसीईआरटी का डिस्कशन, और आप भी अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत करें। थैंक यू।